हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। नीति आयोग ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि रोजगार तो बढ़ रहा है, मतलब जो आप और हम या बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सरकार जो है नौकरियां नहीं निकाल रही है, तो नीति आयोग ने बोला कि नौकरियां तो लगातार बढ़ रही हैं। अब संगठित क्षेत्र में बढ़ रही हैं कि असंगठित क्षेत्र में, ये उन्होंने जो है बताया है रिपोर्ट में, आगे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर साथ में ये भी बताया कि जिस हिसाब से नौकरियां बढ़ रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो सैलरी नहीं बढ़ने की वजह से कर्मचारियों की जो है एक तरीके से परचेजिंग पावर जो है वो कम हो रही है। लोग जो है अच्छा जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि किन किन क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ी हैं, और ना अगर बढ़ी है नौकरियां और सैलरी नहीं बढ़ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है और इसको हम जो कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए लिखा है नौकरियां बढ़ी है पर वेतन नहीं बढ़ रहा है। नीति आयोग ने बताई है वजह। तो मतलब जो है वेतन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो। अगर कोई व्यक्ति 5 साल पहले 10,000 या 12,000 में नौकरी कर रहा था और आज के समय में भी वो 12-13,000 में नौकरी कर रहा है, और हमें पता है कि 5 साल के कंपैरिजन हम करें तो चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, इसका मतलब उसकी सैलरी बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और इसी प्रकार की एक बेरोजगारी होती है जिसमें क्या होता है कि जब उसकी सैलरी नहीं बढ़ती किसी व्यक्ति की, कर्मचारी की, वो नौकरी छोड़ देता है। जो वो नौकरी छोड़ देता है तो वो आ जाता है बेरोजगार की श्रेणी में। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो व्यक्ति कम सैलरी की वजह से नौकरी छोड़ता है फिर वो बेरोजगार की कैटेगरी में काउंट होता है, उस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं। कुछ नया टर्म है, आई होप आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए लिखा है भारत में रोजगार के अवसरों में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन महंगाई के अनुपात में वृद्धि यहाँ पर वेतन में नहीं हो रही है। मतलब जो है अगर महंगाई 5% बढ़ रही है तो सैलरी 2% ही बढ़ रही है। कोई चीज़ पहले 100 की मिलती थी वो 200 की मिल रही है, लेकिन सैलरी में 50 रुपये का इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को 50 रुपये अपनी जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई, सैलरी उस बेचारी की उतनी बढ़ी नहीं है। तो जो है वित्तीय दबाव या आर्थिक दबाव जो है उस पर ज्यादा पड़ रहा है। अब प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो नियमित नौकरियों के वास्तविक वेतन महंगाई के साथ तालमेल नहीं खा रहे हैं। वैश्विक जनसंख्या के लिहाज से भारत के पास जो है अवसर है, इसका लाभ उठाने की हमें जरूरत है, क्योंकि हमारी यहाँ कैसी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकसित है, हम विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। रिसोर्सेज भरमार है, हर चीज में अभी संभावनाएं हैं। हम ठीक से विकास करें तो हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। इसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता हमें सुधारने की आवश्यकता है। ये सारा जो इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया। अब बात करें यहाँ पर जो है नौकरियों की स्थिति और श्रमिक जनसंख्या क्या अनुपात। तो भारत में बोला जा रहा है कि साल दर साल जो है जनसंख्या के साथ श्रमिकों का अनुपात बढ़ रहा है। इसका मतलब है, इस लिहाज से बताया जा रहा है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अब ऐसा ना हो कि पहले 100 लोग थे फिर 200 लोग हो गए, पहले भी 50 काम कर रहे थे अभी भी 50 काम कर रहे हैं, ऐसा होता तो हम बोलते नहीं रोजगार नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर 100 से 200 लोग हुए हैं तो 50 की जगह 100 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमने रोजगार भी जनरेट किया है। अब बात करें यहाँ पर जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो किया गया है, उसमें बोला गया है कि 2017-18 में मात्र हमारे पास जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात था वो था 34.7%। 2023-24 तक आते आते ये अनुपात हो गया है 43.7%। इसका मतलब जो है हमने इजाफा तो किया है, लोगों को रोजगार तो हमने दिया है। देखो लिखा है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हमने यहाँ पर रोजगार में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर है कि आकस्मिक श्रमिकों के वास्तविक वेतन में वृद्धि हुई है, ना कि यहाँ पर जो है जो नियमित वेतन पाने वाले नौकरी वाले लोग हैं उनके यहाँ पर वृद्धि हुई है। आप पहले घर बनवाते थे, घर बनाने वाला जो मिस्त्री है पहले अगर 5 साल पहले जाएंगे तो वो मान लीजिए जो है 500 रुपये लेता था या 400 लेता था, ठीक है। अब अगर बात करेंगे ना तो वही मिस्त्री जो है जो घर का आपका निर्माण कर रहा है वो आपसे हो सकता है 700, 800 या 1000 रुपये भी ले सकता है। लेकिन जो है किसी कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाला, सेम काम को करने वाला व्यक्ति 5 साल पहले 15,000 सैलरी पे काम कर रहा था, आज वो जो है 20 से 22,000 की सैलरी पे काम कर रहा है। तो उसमें जो इजाफा हुआ उसकी सैलरी में इसकी तुलना में कम है।
अगर आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो इसकी तुलना में कम है, उसको कम जो है वेतन वृद्धि दी गई है। और साथ में जो है काम भी बेचारा दिन भर करता है, छुट्टी मांगने पर भी परेशान हो जाता है। तो अब इसका रीज़न क्या है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। देखो, कुशलता की कमी है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं कौशल की कमी है। जो मिस्त्री साहब है ना, उनके अंदर कौशल है, उनको पता है कि मेरे अंदर जो है कौशल है, मैं यहाँ नहीं कहीं और काम करूँगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करने वालों का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, तुमको सुबह आना है, कॉल्स मिलाने हैं। अगर हम बीपीओस की बात करें या फिर किसी और एरिया की, कि भाई तुमको कुछ कौशल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप आना है, तुम्हारा फिक्स काम है, वही चुपचाप करके चले जाना है। तो यहाँ पर इनको लोगों को लगता है कि भाई इस काम के लिए तो किसी को भी रख लेंगे, किसी स्पेशल कौशल की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए जो उनकी सैलरी भी यहाँ पर कम रहती है, यही रीज़न है। अब बात करें जो है महंगाई के अनुरूप वेतन में कमी क्यों आ रही, कौशल की कमी है। जैसी हमें ज़रूरत है कौशल की, हम आपको जो है 70,000 रुपये देंगे, लेकिन आप उस हिसाब से कौशल के प्रदर्शन तो करो। आपका कौशल ही जो है 25 से 30,000 रुपये की सैलरी देने लायक है, तो हम उतना ही यहाँ पर पेमेंट करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, उनको उनके अनुरूप का जो है व्यक्ति ही नहीं मिल पा रहा जिसको हायर करें, इस वजह से सैलरी भी कम रहती है। भारत में कुशल नौकरियों की उपलब्धता भी कम है। देखो, कुशल हो भी जाएंगे तब भी आप भी नौकरी ही नहीं है। आप जो है बिल्कुल सीख जाएं, बिल्कुल साइंटिस्ट वाला दिमाग ले लें, बहुत सारी चीज़ें सीख जाएं, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। फिर भी आपको अपनी कौशल, जो भी आपका कार्य कुशल जिस क्षेत्र में भी है, उससे थोड़े से कम में एडजस्ट करना पड़ेगा। शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भी अंतर है। स्कूल में सिखाते क्या है और जो है जब नौकरी लेनी हो तो वो मांगते क्या है। स्कूल में सिखा रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या फिर जो है साइन थीटा और कॉस थीटा, या किसी और प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। जब नौकरी लेने जाओ तो ये पूछते ही नहीं है, वो और कुछ पूछ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है तुम्हारी, तुम्हारे सोचने का नज़रिया क्या है, अगर कल को ये हो जाए वो हो जाए तो कैसे करोगे, तो पढ़ाया ही नहीं गया है। तो कुछ नई चीज़ सिखाई नहीं जा रही स्कूल में, वही घिसा पिटा हमारा जो सैकड़ों सालों का शिक्षा वाला प्रोग्राम है वही चलाया जा रहा है, जिस वजह से जो है नौकरियाँ मिलने में लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने BSc BA कर रखा है। अब आप में से बताओ मुझे कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपको BA और BSc के भरोसे पे कोई तकनीकी शिक्षा आधारित नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। वही होता है, बच्चे क्या करते हैं B.Ed BTC वगैरह करते हैं, क्योंकि उनके पास लास्ट विकल्प यही होता है। और मुझे लगता है कि भारत की जो है सबसे ज़्यादा आबादी BA और BSc करती है, और नौकरी के मामले में सबको पता है इनसे नौकरी नहीं मिलेगी, और फिर वही चले आते हैं शिक्षक वाले क्षेत्र में ही कि भाई बैकअप के रूप में रखते हैं, तकनीकी शिक्षा आधारित हमें नौकरी मिलेगी नहीं। अब ये जो भी शिक्षा पर आप जॉब लेंगे सैलरी कम होगी। अब कोई तकनीकी आधारित शिक्षा पर नौकरी लेता है, उसका होता है पैकेज 1 CR 2 CR। कंपैरिजन करते रहिए कि भाई 2 लाख 5 लाख पर मंथ सैलरी उठा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी कौशल विकास पर जो है ध्यान दिया है, और हम यही चाहते हैं। तकनीकी परिवर्तन है तो ऑटोमेशन और नई तकनीकी आ रही है, लोगों को उसके आधार पर शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमें स्कूलों से ही जो है एक ऐसा सिलेबस या जो है ऐसा पाठ्यक्रम ऐड करना चाहिए जो आगे जाकर के लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करे। तो ये सब जो है बदलाव की आवश्यकता है, ताकि लोग जो हायर पे वाली जो है जॉब्स यहाँ पर ले पाए। अब बात करें यहाँ पर जो है बीच असंतुलन क्या है। वेतन बढ़ रहा है, महंगाई, वेतन तो बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन जो है दोनों बराबरी से नहीं बढ़ रहे हैं। देखो लिखा है यहाँ पर 2017-18 से 2023-24 के बीच में महंगाई कितनी बढ़ी, 5 से 6%। लेकिन जो नियमित भोगी हैं, जिनको फिक्स सैलरी मिलती है पर मंथ की, उनकी सैलरी में मात्र 3 से 4% ही इजाफा हुआ। इसका मतलब जो है अब इतने सालों बाद वो अपनी पॉकेट से पैसे भर रहे होंगे, क्योंकि सैलरी में काम नहीं चलेगा। जो भी कर्मचारी हैं उनकी क्रय शक्ति जो है, परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, सेविंग्स भी कम हो जाती हैं, और इन फ्यूचर जो है इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे बात करें राज्यों के निवेश अनुकूलता सूचकांक, तो नीति आयोग ने राज्यों के निवेश अनुकूलता सूचकांक के दूसरे चरण पर काम कर रहा है, और यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि कौन से नियम और कौन सी नीतियाँ निवेश को बाधित कर रही हैं, राज्यों को ये देखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो है निजी निवेश को अपने राज्यों में हम कैसे बढ़ाएं। अगर अभी आप देखेंगे ना इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो बहुत सारे बड़े बड़े राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोई बड़ा निवेश नहीं किया गया है।
आप देखें बिहार में, झारखंड में और जो है मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, बहुत बड़ी आबादी रहती है, लेकिन यहाँ पे कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। तो राज्यों को देखने की ज़रूरत है कि ये कैसे हम बेहतर कर पाएंगे। इस पर जो रिपोर्ट आने वाली है, जिसको स्टेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स हम बोल रहे हैं, ये आगे 1-2 महीने में आपको प्रकाशित होती दिखाई देगी, जिसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर आपको जानने को मिल जाएंगी। इससे होगा क्या कि राज्यों के अंदर भी कंपटीशन हो कि भाई फला राज्य में तो बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उन्होंने ज़रा देखो कौन सी नीतियाँ बनाई हैं, क्या हम इन नीतियों को अपने यहाँ बना करके इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकते हैं। ये सारा जो है राज्यों को ही करना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पर समाधान और जो है सुधार के लिए हम क्या क्या बता सकते हैं, तो हमने आपको बताया कि कौशल विकास कार्यक्रम स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर या फिर किसी अन्य प्रकार से भी अगर आप प्रशिक्षण दे करके लोगों का कौशल बढ़ा सकते हो तो वो बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो कंपनीज वगैरह हायर कर रही हैं, जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे हम समझाएंगे, तकनीकी पाठ्यक्रम को जो है उनके तकनीकी कौशल को पाठ्यक्रम में रखेंगे। स्टार्टअप्स हो गए और जो है छोटे उद्योग हो गए, ऑटोमेशंस हो गए, इन सब में जब हम बढ़ावा देंगे तो जब कल को कंपनी आपके कॉलेज में हायर करने आएगी तो उसको पता होगा कि हाँ भाई इस स्कूल में ये शिक्षा यहाँ पर दी गई है। तो आज जो है आपके कॉलेज से 5 प्लेसमेंट हो रहा है, कल को 50 भी हो सकता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर उनको कैंडिडेट्स मिल पाएंगे। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है अपनी व्यवहार अनुकूलता नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। मतलब देखो यहाँ पर जो है रोड हो, बिजली हो, पानी हो, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है किसी उद्योग को लगाने के लिए, आप जो है उन बेसिक चीज़ों पर काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब बात करें जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। यहाँ पर होता है कि एक समय सीमा के अंतर्गत जो है सर्वेक्षण किया जाता है कि कितने लोग जो है रोजगार में हैं, कितने लोग जो है बेरोजगार हैं। जो लिखा है जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। यह बताता है कि बेरोजगारी दर कितनी है, श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम के इच्छुक हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कितने जो है लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, कितने हाई वेजेस पे काम कर रहे हैं। ये सारा यहाँ पर जो है खंडवार प्रस्तुत किया। देखो आवधिक डेटा संग्रह जो है यहाँ पे लिखा PLFS वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाता है। श्रमिक की जनसंख्या अनुपात से पता चलता है कि कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं। श्रमिक हैं, जनसंख्या 100 लोग जो है रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, उसमें से 100 लोग जो है काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा श्रमिक जनसंख्या अनुपात। श्रम भागीदारी मतलब जितने भी श्रमिक हैं उन लोगों का प्रतिशत जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं उनको यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा है बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर यहाँ पर ये होता है कि ये उन लोगों का प्रतिशत बताता है जो काम करने के तो इच्छुक है लेकिन उनको जो है काम नहीं मिल रहा है, उनको हम बोलेंगे बेरोजगार। अब जो ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो काम नहीं कर रहा है और वो काम करना भी नहीं चाहता है तो उसको आप बेरोजगार में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो इच्छुक ही नहीं है। अब बात करें यहाँ पर इसका महत्व क्या है, तो इससे होता है कि सरकार को पता चल जाता है कि कहाँ पर कितनी बेरोजगारी है, किन क्षेत्र में जो है बेरोजगारी दर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, किस क्षेत्र में जो है लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, रोजगार ज़्यादा जनरेट हो रहा है। इन सब का जो है आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है ताकि जो है सरकार को कल नीतियाँ बनानी हो तो उसको पता हो कि हमें किन किन क्षेत्रों में जो है काम करना है। अब बात कर ले यहाँ पर जो है नीति आयोग के थिंक टैंक ऑफ इंडिया है जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह बनाया गया था। ये संघवाद को बढ़ावा देता है, राज्यों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है ताकि जो है राज्य और केंद्र के बीच जो है खटास ना आए, इन चीज़ों पर जो है ध्यान देता है। दीर्घकालिक विकास के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आता है। ठीक है। SDG गोल जो हमारे उनको कंप्लीट करने में जो है मदद करता है। डेटा आधारित नीति निर्माण करता है, जैसे अभी हमको बताया गया है। व्यापार करने में जो है कैसे आसानी होगी, इन चीज़ों को भी यहाँ पर सब बताया जाता है। बात करें तो अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पूर्ण या पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, इसमें CEO और विशेषज्ञ सलाहकार होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों होंगे? क्योंकि संघवाद को बढ़ावा देते हैं। साथ में नीति आयोग राज्यों को ज़्यादा सलाह करता है, मतलब ज़्यादा सराहता है या ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देता है
ताकि राज्यों का पार्टिसिपेशन हो, राज्यों को लगे कि भाई ये संस्था तो भले ही केंद्र का है लेकिन हमें जो है तवज्जो देता है। ये एक प्रश्न हमारा है, पीएलएफएस में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात शामिल था या नहीं, मुद्रास्फीति दर है, श्रम शक्ति भागीदारी दर है या बेरोजगारी दर? अभी सारे हमने पढ़े थे, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इसमें शामिल नहीं था। ये रहा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि नीति आयोग ने बताया है कि श्रमिक जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही। अब सैलरी ना बढ़ने के क्या कारण है वो सारा हमने यहाँ पर समझ लिया है। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।